ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है 3 नए आपराधिक कानूनों पर विशेष वार्ता। इस कार्यक्रम के तहत वार्ता के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेष मेहमान खुशबू प्रसाद, जो एमईटी विश्वविद्यालय में विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। श्रोताओं, आकाशवाणी पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक विशेष वार्ता। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तोता धर्मेंद्र कुमार राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 विशेष आपराधिक कानूनों पर एक वार्ता। इन विषयों पर चर्चा के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद और विशेषज्ञ खुशबू प्रसाद। आप विधि संकाय की प्रोफेसर हैं और अभी पटना एमईटी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। खुशबू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि पुराने भारतीय दंड संहिता कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर पिछले वर्ष संसद ने 3 नए कानूनों को पारित किया था, जिनके नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सरकार ने कहा है कि तीनों कानून दंड के स्थान पर न्याय पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे कि इन 3 नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये 3 नए कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में आजादी के 75 साल के बाद भी हम लोग जिन कानूनों को पढ़ रहे थे वो ब्रिटिश राज के कानून थे, और वो जो कानून है वहाँ पर अभी भी ब्रिटिश डोमिनियन के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो काम की नहीं है, जिनका यूज नहीं है, जैसे कि क्वीन, लंदन गैजेट, ब्रिटिश डोमिनियन। तो जब हम 75 साल आजादी के बाद हैं, तो इन धाराओं का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बहुत सारे अपराध जो समय के साथ साथ बढ़े, जैसे कि डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, बच्चों के साथ क्राइम, ये नए नए किस्म के क्राइम ये समय के साथ साथ बढ़ते चले गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम एक नए दौर में नए भारत को एक नए तरीके से देखें, जहां पे हम नए 3 कानून को लेकर के आए जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो और उनकी सारी की सारी दुविधाओं को दूर करें, और जितने भी अपराध हैं इनसे रिलेटेड जो नए समय के दौर पर चल रहे हैं, हम उनका संरक्षण ठीक से करें और उनको अपने देश से दूर भगाएं। कहने का मतलब है कि ये जो कानून थे जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, एक रूल करने की कॉलोनियल माइंडसेट, उस पर आधारित थे। और मतलब 75 साल हो गए हैं तो काफी बदलाव आई है सोसाइटी में, तो उसकी जरूरतों के हिसाब से इन कानूनों को तैयार किया गया। आप समय के साथ देखिए कि साइबर क्राइम, जहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, 1880 में या 1872 में हम लोगों को ये नहीं पता था, कि ब्रिटिश राज को नहीं पता था कि साइबर क्राइम जैसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन 2020 में जब हमने आईटी एक्ट को अपनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अपनाया, तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनके कारण अपराध हो सकते हैं। समाज में बहुत चीजें अच्छों के लिए लाई गई। हमने टेलीकम्युनिकेशन या आईटी से रिलेटेड चीजें, कंप्यूटर, हम एज अ बोन लेकर के आए कि समाज को सुधारने के लिए, चीजों को सहजता से काम करने के लिए। लेकिन जहां पर हम सुधारक के तौर पर हैं और वहां पर साथ साथ चीजें गड़बड़ा भी रही हैं, उनसे रिलेटेड अपराध भी हो रहे हैं। तो आपको कानून तो बदलने की जरूरत है। हम लोग ये कभी नहीं सोचे थे कि डिजिटल रेप जैसा भी कुछ होगा या साइबर फ्रॉड जैसा भी कुछ होगा। समय के साथ साथ जब चीजें बदल रही हैं तो कानून क्यों नहीं। तो ये तीनों कानून जो है ये इस तौर पे बनाया गया है कि हम आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए हम इसके ऊपर काम करें। ये कहा जा रहा है कि जो देश भर में जो है बहुत सारे कानून लागू हैं, लेकिन ये जो 3 कानून हैं जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बताए जा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत किस्म से आप देखिएगा कि बाकी सारे कानूनों से अलग है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड दिया गया है। पहले हम डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड नहीं जानते थे कि बच्चा कौन है। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के इंसान को हम बच्चे के तौर पर लेंगे। दूसरी चीज, हम वहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे बस क्राइम मर्द और औरत से रिलेटेड बात कर रहा था, यहां पर अब क्राइम बात कर रहा है ट्रांसजेंडर,
मेल फीमेल से रिलेटेड। हमने बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को अपने मद्देनजर रखते हुए कहा कि क्राइम जो है वो सबके लिए एक जैसा ही हो सकता है। तो वहां पे मर्द और औरत के जगह पर हमने ट्रांसजेंडर को भी लेकर के आया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि जेंडर न्यूट्रलिटी को बहुत बड़ा नजरिया दिया गया। तीसरी चीज अगर आप देखिएगा तो कम्युनिटी सर्विस को लेकर के आया गया। हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ सिस्टम और पनिशमेंट चलता है। रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि हम चीजों को सुधारें। हमारा काम ये नहीं है कि आंख के बदले हम आंख ले लें। तो जब हम डेटरेंट के साथ साथ रिफॉर्मेटिव वे में चलते हैं तो हम कम्युनिटी सर्विस को लेकर के आए। जो भी पिटी ऑफेंसेस हैं, जैसे डिफेमेशन हो गया, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, वहां पे हमने कम्युनिटी सर्विस को लेकर के आए। उसके अलावा आप 6 ऐसी ऑफेंसेस देखेंगे जहां पे कम्युनिटी सर्विस को लेकर के आया गया है। उसके अलावा आप ये देखिएगा कि विमेन एंड चाइल्ड को एक बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज वे में चैप्टर 5 के अंदर रखा गया है भारतीय न्याय संहिता में, जहां पर हम देखते हैं कि औरत से रिलेटेड क्या क्या अपराध है। उसके अलावा आप एक और चीज वहां पे देखेंगे कि बच्चे को डिफाइन किए। हम वहां पर एज डिमार्केशन को हटा दिए कि अगर लड़की 16 साल की है या 12 साल की है या लड़का 12 साल से कम उम्र का है। हमने सबको चाइल्ड के तौर पर देखा, और चाइल्ड का डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो इम्पोर्टेशन, प्रोक्योरेशन, अगर बच्चों को हम डिसीटफुल मैनर में अगर हम काम करने के लिए उकसा रहे हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कि सारी चीजों को बहुत अच्छे तौर पर देखा गया है। उसके अलावा आप देखिएगा कि टेररिज्म से रिलेटेड हम लोग कानून लेकर के आए। यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कानून लेकर के आए। तो ये बहुत सारी नई चीजें हैं जो लोग बस सुनते थे और उसको कानून में लेकर के आया गया कि हम उसको आपराधिक तौर पर देखें और समाज को सुधार के तौर पर लिखें। मतलब इस तरह की जो घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उसको ध्यान में रखा गया। बिल्कुल। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मॉब लिंचिंग। हमने बस मॉब लिंचिंग सुना कि आज यहाँ हुआ, आज वहां हुआ। सरकार ने उस चीज को अपने कानून के अंदर जगह दी। आप अगर 103 सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो आप वहां पे बहुत बेहतरीन तौर पर देखेंगे कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड हमने पनिशमेंट दी है, दंड दिया है, कि हम उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं और ऐसी होंगी तो फर्दर हम लोग इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में। ये जो पुराना जो इंडियन पिनल कोड था उसमें परिवर्तन करके जो धाराओं को भी कम किया गया है और अधिक मतलब उसको सुसंगत और स्पष्ट बनाया गया है। तो इससे क्या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तो उनको क्या लाभ मिलेगा, जो मतलब जो अनुसंधान का काम करती हैं, जांच का काम करती हैं? इससे एक चीज होगी कि सिस्टमैटिक वे में चीजें चलेंगी। आप फॉर एग्जांपल देखिए कि ये तीनों धाराएं जब लागू हो जाएंगी 1 तारीख से, तो हम लोग जजमेंट के लिए मैक्सिमम पीरियड कहा गया है कि डिस्पोजल के लिए कि 3 साल, चार्जशीट फाइल करने का 180 दिन का समय दिया गया है। तो ये टाइम बाउंड किया गया है कि आपको इतने दिन में चीजों को सुनिश्चित कर देना है। तो इससे क्या होगा कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया से होगा। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जब हम चीजों को बहुत स्ट्रक्चराइज में लेकर के गए, स्ट्रक्चराइज मतलब अगर आप 1860 का अगर आईपीसी देखें तो वो चीजें बहुत तितर बितर थी। हम यहाँ पर जब नए लॉ को लेकर के आए, सरकार ने जब इस लॉ को बनाया तो उसको बहुत ऑर्गेनाइज वे में बनाया। जो चीजें हमारी काम की नहीं थी, जो चीजें ब्रिटिश एरा में हुआ करती थी, जब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको क्यों रखना। दूसरी चीज, पेनल्टीज बढ़ाई गई, इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर बढ़ाया गया। उसके अलावा आप देखिएगा कि 16 से ज्यादा धाराओं को डिलीट किया गया। 31 धाराओं को हम नए तौर पर लेकर के आए कि समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं और अच्छे तौर पर चल रही हैं। तो इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, लेकिन चीजों को सुधारने के लिए चेंज बहुत जरूरी है और इंसान को चेंज से थोड़ा डर लगता है सिर्फ। और ये जो पुराना जो हमारा जो सीआरपीसी का कानून था उसके स्थान पर भी नया है, उसमें भी कई धाराएं जो है कम की गई है, उनको जो है स्पष्ट और तरीके से किया गया है। तो आज के जो लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, व्यवस्था है, उसमें इनका क्या महत्व है? आप देखिए कि जब सीआरपीसी के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें नई लेकर के आए गए हैं। आप छोटे छोटे चेंजेस बहुत ज्यादा देखेंगे। 0 एफआईआर को तवज्जो दिया गया। आप अगर जब एफआईआर करने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि एफआईआर करने के लिए बहुत लोगों को ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन है कि एफआईआर अब डिस्क्रिशनरी है। तो डिस्क्रिशनरी नहीं है, क्योंकि ललिता कुमारी के केस में कहा गया था उसके जो जजमेंट को लेकर के जहां जहां जो सुधार तौर पर जजमेंट्स दिए गए उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कानून बनाया। अब 173 सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर एफआईआर, क्योंकि टर्म है शैल, तो एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड। शैल का मतलब करना ही होगा, तो डिस्क्रिशनरी पावर का कोई मतलब ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो वहां पर एक टर्म दिया गया है कि अगर लगता है कि ये
एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नहीं है या कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो आप डीएसपी के रैंक के इंसान के पास जा सकते हैं। वो उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो फर्दर देखेंगे कि ये रजिस्टर करने लायक है कि नहीं, सो दैट कि कोई फॉल्स केसेस ना हो। तो वहां पर डिस्क्रिशनरी पावर का टर्म हम लोग यूज किए हैं। तो इससे गलतफहमी नहीं लेना कि एफआईआर का मतलब ही है कि डिस्क्रिशनरी। एफआईआर का मतलब है इट शैल बी रजिस्टर्ड, ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वहां पर। और इन कानूनों में कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे प्ली बार्गेनिंग का जो है एक मुद्दा जो उठता है, इसमें आया है, काफी चर्चा में है। बिल्कुल, उसके बारे में प्ली बार्गेनिंग जब आया था तो प्ली बार्गेनिंग 7 साल से कम सजा के लिए आया था, कि जहां पर आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो सजा कम करने के तौर पर या पनिशमेंट कम करने के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन वहां कभी भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया था कि अक्यूज जो है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर प्ली बार्गेनिंग के लिए मूव करेंगे। तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 30 दिन का समय दिया गया प्ली बार्गेनिंग के लिए, और ये एक नया प्रावधान लेकर के आया गया है यहाँ पर। जी,